तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम रिव्यू करने वाले हैं आज ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट को। और ऑलमोस्ट वो एक महीना खत्म होने वाला है जब से मैंने AEW वापस देखनी शुरू करी थी। और जबकि जो मेरा रिव्यू होगा वो AEW के बारे में आएगा आफ्टर ऑल इन, बिकॉज इस साल का सबसे बड़ा पे पर व्यू है जिसकी तरफ AEW बिल्ड कर रही है। सिर्फ 2 हफ्ते और बचे हैं तो मैं उसको डिले करना चाहता हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त, जब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो गाड़ी है अभी तक जहां तक पहुंची है उसकी मैं आपको अपडेट दे सकता हूं, और चीजें कोई इतनी ज्यादा भी खास नहीं लग रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज का जो शो था वो काफी ज्यादा एवरेज था और डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे शो के। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर। कल Q&A की वीडियो आने वाली है तो अपने कम्युनिटी टैब पे नजर रखना फॉर दैट पोस्ट जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू को स्टार्ट करें, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का नया एपिसोड आ चुका है जहां पे हमने बात करी है द जजमेंट डे वर्सेस द जजमेंट डे की। जी हाँ, नई जजमेंट डे के सामने डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली कैसे टिकेंगे, क्या ये नई जजमेंट डे टेम्पररी है, और आखिर ये सारे इंडिविजुअल मेंबर्स का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा सकता है एक बार जब फाइनली जजमेंट डे ब्रेकअप हो जाएगी। बिल्कुल डिटेल में उस चीज को हमने डिस्कस करा है भाई, और लिंक आपको मिल जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर जाके आप चेकआउट करें। अभी शो स्टार्ट होता है सीधा MJF और काइल फ्लेचर के मैच से, जो कि लास्ट वीक ऑफिशियल कर दिया गया था। MJF ने एक्सेप्ट कर लिया था और आज AEW के काफी सारे रेसलर्स अपनी लोकेशन तक, इस अरीना तक पहुंच नहीं पाए थे बिकॉज वेदर कंडीशंस की वजह से काफी लोग ट्रैवल में अटक गए थे। लेकिन तब भी जो मोस्ट ऑफ द चीजें अनाउंस थी, जो सुपरस्टार शो पे आने वाले थे, जो होने वाला था, वो तब भी हो गया। तो हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते यहाँ पे कि भाई क्योंकि सुपरस्टार्स नहीं पहुंच पाए इसलिए सारी चीजें खराब हो गई। तो MJF का मैच काफी ज्यादा अच्छा था काइल फ्लेचर के साथ, इस बारे में मैं बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं बोल सकता हूं। काइल फ्लेचर को पहली बार तसल्ली से बैठ के लड़ते हुए मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि इस बंदे में बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। और MJF जो कि AEW का प्रॉब्ली सबसे बड़ा स्टार है, उसके सामने ऐसा मैच देना, वो भी ओपनिंग में डायनामाइट के, काफी बड़ी बात है। तो उनको पूरे क्रेडिट्स जाते हैं। लेकिन क्लियरली हम जानते हैं कि यहाँ पे MJF जो है वो जीतने वाले थे और बिल्कुल इस मैच को वो जीत भी जाते हैं एक ब्रेन बस्टर लगा के। लेकिन मैच के साथ साथ एक स्टोरी और भी चल रही थी कि विल ऑस्प्रे अपने लॉकर रूम में अटके हुए थे बिकॉज लॉकर रूम के गेट के बाहर किसी ने केसेस रख दिए थे और उनका गेट पूरा ब्लॉक कर रखा था। तो रिंग साइड वो कभी हेल्प नहीं करने जा पाए, काइल फ्लेचर को सपोर्ट करने के लिए वहां पे उनके लिए वो नहीं थे। और डॉन कैलिस कमेंट्री पे थे, वो भी सोच रहे थे कि आखिर ऑस्प्रे कहां पर है। मैच के बाद MJF अपना अटैक कंटिन्यू करते हैं काइल फ्लेचर पे। सबसे पहले डायनामाइट डायमंड रिंग से उनको अटैक करते हैं और उसके बाद जब वो फाइनली टाइगर ड्राइवर के लिए जाते हैं तब ऑस्प्रे रिंग के अंदर भागते हुए आते हैं, लेकिन MJF तब वहां से निकल जाते हैं। तो इन दोनों की जो फ्यूड चल रही है ऑल इन के लिए वो काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। खून निकल गया था काइल फ्लेचर के मुंह से और ऑस्प्रे को बहुत अजीब लग रहा था कि वो टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाए। तो ये ऑल इन का मैच कमाल होने वाला है और ओपनिंग जो थी आज डायनामाइट की वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे थी। इसके बाद मराया मे का मैच हुआ विवा वाइन के साथ, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है AEW की। जबकि कभी कभी ये ठीक रहता है कि कोई लोकल रेसलर आ गया, कोई जॉबर आ गया जो किसी के सामने लड़ेगा ताकि उस बंदे को अच्छा दिखाया जा सके। लेकिन AEW में वीकली मुझे लगता है एक मैच तो ऐसा होता है जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता या फिर मुझे पता नहीं होता कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और कुछ लोग फिर मुझे आके बोलते हैं कि भाई आप डार्क देखो, आप कोलिजन देखो, आप रैम्पेज देखो। भाई आर यू किडिंग मी? अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो AEW को डायनामाइट पे दिखानी चाहिए कि आखिर उसके पीछे का रीजनिंग क्या है। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि कोलिजन और रैम्पेज भी बैठ के देखेगा और उसका भी रिव्यू करेगा। और ऑनेस्ट मैं आपको बिल्कुल ओपिनियन दे रहा हूं बिकॉज उतना डीपली मैं भी AEW को फॉलो नहीं करूंगा जब तक मुझे ये नहीं लगता कि मेरा टाइम उस चीज के वर्थ इट है। भाई जबरदस्ती खुद यहाँ पे देखना एक ऐसी चीज को जो कि आप लोगों को भी फिर बोरिंग लगे सुन के, अगर मुझे पसंद नहीं आ रही तो उसका फायदा क्या है। और ये मैच यहाँ पे सिर्फ इसीलिए था ताकि मराया मे को एक बड़ी विक्ट्री दी जाए। और मैं हर हफ्ते बोलता आ रहा हूँ कि टोनी स्टॉर्म के साथ जो उनकी फ्यूड है मुझे कमाल की लग रही है। और मैच के बाद जो देखने को मिला वो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज एक गिफ्ट आता है यहाँ पे मराया मे के लिए और उसको अनरैप करती हैं। उसके अंदर एक पोस्टर था उनकी और टोनी स्टॉर्म की फोटो, और एक बार फिर से पीछे से टोनी स्टॉर्म अटैक कर देती है मराया मे को। और इस बार उनकी इंटेंशन थी कि उसी हील से उनके सर पे मारेंगी जिससे उनको अटैक करा गया था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। तो ऑल इन मैच की जिस तरीके से इन दोनों की बिल्ड रही है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन उसके आसपास ये जो मैच चल रहे हैं मराया मे के, वो कुछ खास उनको बिल्ड करने के लिए कर नहीं रहे हैं, जबकि मैच के लिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। इसके बाद मैच होता है कात्सुयोरी शिबाटा और ब्रायन कीथ का। लास्ट वीक जो है इस मैच को ऑफिशियल करा गया था और यहाँ पे शिबाटा एक सबमिशन होल्ड लगा के ब्रायन कीथ को हरा देते हैं। मैच डिसेंट था, बहुत कुछ इसमें खास नहीं था। क्रिस जेरिको कमेंट्री पे थे और बिग बिल वहां पे थे जो कि अटैक करते हैं राइट अवे मैच के बाद शिबाटा को। लेकिन आज हुक का रिटर्न देखने को मिला डायनामाइट पे और वो आते हैं और उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, ऊपर एक कैप पहन रखी थी, लेकिन तब भी अटैक करते हैं यहाँ पे जेरिको को वहां से भगा देते हैं।
तो अगर आपको थोड़ा सा रिकैप देना हो तो एक फायर बॉल फेंकी थी हुक के चेहरे पे, इसकी वजह से उनकी आंखें आज पूरी कवर्ड थी, लेकिन वो रिवेंज के लिए वापस आ गए और हो सकता है कि अगर ऑल इन तक वो रिकवर कर लें तो जेरिको वर्सेस हुक फॉर द एफटीडब्ल्यू चैंपियनशिप हमें ऑल इन के अंदर देखने को मिल सकता है। ये भी डिसेंट बिल्ड यहां पे चल रही है। इसके बाद हैंगमैन एडम पेज बैकस्टेज थे और वो बात करते हैं किस तरीके से जब से वो वापस आए एईडब्ल्यू में चीजें उनके अकॉर्डिंग गई नहीं है, काफी सारे लॉसेस उनको लेने पड़ रहे हैं, जो उन्होंने सोचा था वैसा हो नहीं रहा, लेकिन जो उनका मेन गोल है उसको पूरा करके रहेंगे, उस बंदे से वो सब कुछ छीन के रहेंगे जिसके पीछे वो तब से आए हैं पड़े हुए हैं। और ऑब्वियसली यहां पे वो नाम नहीं लेते लेकिन बात कर रहे थे स्वर्व स्ट्रिकलैंड की, बिकॉज उनको ये चाहिए कि भाई स्वर्व से मैं सब कुछ छीनना चाहता हूं, उसको मैं गम में देखना चाहता हूं, दुख में देखना चाहता हूं, गिरते हुए देखना चाहता हूं। और यहां पे वो बोलते हैं कि ये कहावत होती है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं जब वो अपनी कंप्लीट कर लूंगा गोल को तो स्वर्व से सब कुछ छीन भी लूंगा। तो ये काफी डिसेंट मुझे लगा प्रोमो, और कहीं ना कहीं थोड़ा इंटेंशन ऐसा लग रहा है हैंगमैन का कि ऑल इन में वो कॉस्ट भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं स्वर्व स्ट्रिकलैंड को उनका मैच अगेंस्ट ब्रायन डैनियलसन। और इसके एकदम बाद हमें सिट डाउन इंटरव्यू सुनने को मिली थी एईडब्ल्यू चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड की जिम रॉस के साथ, जहां पे वो बात करते हैं किस तरीके से कि लास्ट ईयर में ऑल इन में तो था लेकिन इस साल में ऑल इन के मेन इवेंट में होने वाला हूं। वो कहते हैं कि सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्या है ब्रायन का आखिरी मैच हो सकता है या फिर नहीं, लेकिन वो कहते हैं अगर मैं इस पोजीशन में होता और अगर मेरे लिए स्टेक्स इतनी हाई होती तो क्या लोग मेरे बारे में इतनी बात करते? बिल्कुल भी नहीं, लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसलिए मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि डैनियल ब्रायन एक हस्बैंड है, डैनियल ब्रायन एक फादर है, इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस पूरी स्टोरी का, ब्रायन की एंडिंग का जो नैरेटिव है, जो कहानी है, वो मैं लिखूंगा, वो मेरे कंट्रोल में, उसको मैं चला रहा हूं। और वो कहते हैं कि डैनियल ब्रायन की जो बॉडी है वो होल्ड अप नहीं कर पाएगी ऑल इन के अंदर मेरे सामने, और मैं उसको हराऊंगा, उसके करियर को भी खत्म करूंगा, लेकिन साथ के साथ उसके बाद जो ब्रायन की लेगेसी है वो भी मेरे को बिलोंग करेगी, वो मेरी हो जाएगी। तो स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने लास्ट में भी आज के शो के कन्फ्रंट किया ब्रायन को, वहां पे मैं इसके ऊपर आपको अपने ओपिनियन देता हूं। इसके बाद ऑरेंज कैसिडी और एफटीआर की टीम का मैच हुआ अगेंस्ट रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, रूश एंड बीस्ट मॉर्टोस। लास्ट वीक 8-मैन टैग टीम मैच हुआ था जहां पे ऑरेंज कैसिडी की टीम लड़ रही थी और मैंने बोला था मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज ऑरेंज कैसिडी की टीम ही वहां पे नहीं थी बिकॉज ट्रैवल इश्यूज की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए, तो एफटीआर उनकी जगह सब्स्टिट्यूट आई और ये यहां पे इस मैच को जीत भी गए। लेकिन एक चीज सेम रही, जबकि मैच डिसेंट था, आज भी मेरा इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, स्पेशली ये दूसरी फैक्शन में जिसमें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग है। और इस मैच के बाद देखने को मिलता है कि अक्लेम्ड बाहर आती है और मैक्स कैस्टर का माइक नहीं चलता और एफटीआर के साथ उनकी ब्रॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। स्टोरी में अकॉर्डिंग अक्लेम्ड नंबर 1 कंटेंडर्स हैं वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के, यंग बक्स के अगेंस्ट उनका मैच होगा ऑल इन में, लेकिन आज ये ब्रॉल देखने को मिली। मुझे लगता है कि अक्लेम्ड एक काफी बढ़िया कमाल की टीम है और यंग बक्स तो जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये जो मैच होगा ऑल इन के अंदर वहां पे इनको विक्ट्री मिलनी जरूरी है, क्योंकि टाइटल आने के बाद इस टीम को और भी बहुत फायदा हो सकता है। इसके बाद कमील AKA मर्सिडीज मोने की बॉडीगार्ड का मैच हुआ, जहां पे एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच में उन्होंने हरा दिया क्लैरा कार्टर और जैस्मिन हाउ को। एक बार फिर से आई थिंक ये लोकल टैलेंट्स थे, आई डोंट नो कौन थे, लेकिन कमील जीत गई। और मर्सिडीज मोने उसके बाद बोलती हैं भाई मैच के बाद कि यहाँ पे ब्रिट बेकर आज है नहीं, बिकॉज ब्रिट बेकर को AEW ने सस्पेंड कर दिया है। और ये रियल स्टोरी थी कि ब्रिट बेकर को सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज MJF और ब्रिट बेकर की बैकस्टेज पर्सनल रीजंस को लेकर कुछ बहस हो गई थी। लेकिन आज बताया जाता है, टोनी शिवानी आते हैं स्क्रीन के ऊपर, कि इलीट के इस डिसीजन को ओवरराइड कर दिया गया है और टोनी खान ने ब्रिट बेकर की सस्पेंशन को लिफ्ट कर दिया है और वो विया सैटेलाइट अभी एक इंटरव्यू देने वाली हैं। तो ब्रिट बेकर अपीयर होती हैं बड़ी स्क्रीन पर, वो बात करते हैं किस तरीके से मर्सिडीज मोने जब भी कुछ गलत होता है, जब चीजें उनके हिसाब से नहीं जाती हैं तो वो भाग जाती हैं, वहां से निकल जाती हैं। और ऑल एलीट रेसलिंग जबकि कुछ इनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, मर्सिडीज के लिए शायद फ्लेवर ऑफ द मंथ है, लेकिन ब्रिट बेकर के लिए वो उनका घर है। और ऑल इन के अंदर जब वो वापस आएंगी और लड़ेंगी मर्सिडीज मोने से, उनको पहली बंदी बन जाएंगी जो हराएंगी इनसाइड ऑल एलीट रेसलिंग, बिकॉज अभी तक मर्सिडीज इज अनडिफीटेड इन AEW। और वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें 7 दिन देती हूं, ये वार्निंग है कि अगली डायनामाइट में मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढूंगी तुम तक पहुंचने का, तुम पे अपने हाथ लगाने का, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझे ट्रस्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज मैं तो एक डॉक्टर भी हूं। और ये ब्रिट बेकर का प्रोमो काफी डिसेंट मुझे लगा। मुझे ऐसा लगता है कि AEW शायद एक अपसेट दे सकती है और मर्सिडीज मोने हार सकती है इस मैच को, लेकिन अगर जेन्युइनली बिल्ड करना है मने को एक बड़े चैंपियन की तरह, एक ऐसे चैंपियन में जो भाई बहुत मुश्किल है हराना, तो ऑल इन में उनका एक्चुअली में जीतना
मुझे लगता है ज्यादा बड़ा अपसेट कहलाएगा। इसके बाद जो मेन इवेंट था आज के शो का वो था ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस जेफ जैरेट, एक एनीथिंग गोज मैच के अंदर। और जबकि ये स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग पूरी सेंस बन रही थी इस मैच में, मैच भी इन्होंने डिसेंट दिया, ये गए क्राउड में लड़े, बैक स्टेज लड़े, बहुत सारी चीजें हुई एंड एट द एंड ब्रायन जो है चेयर लेते हैं और अपने हाथ में उसको भागते हुए जाते हैं और रनिंग नी लगाते हैं। बहुत कमाल की वो चीज थी जिससे वो मैच भी जीते, जेफ जैरेट बस्टेड ओपन भी हो जाते हैं। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है यहाँ कि जेफ जैरेट 2024 में AEW के अंदर एक मेन इवेंट में क्यों लड़ रहे हैं, और उसके बाद हम ये बात सोचेंगे कि AEW एक्चुअली में रेटिंग्स क्यों नहीं लेके आ रही। अभी ट्वीट करी थी मैंने कुछ दिन पहले कि रेटिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन AEW को तो फर्क पड़ना चाहिए, और अगर वो ये चीजें करते रहेंगे तो रेटिंग्स जो है वो फ्लैट ही रहेंगी, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ उस कैजुअल ऑडियंस की जो अट्रैक्ट होगी शो की तरफ, अगर उनको जानने को मिले डायनामाइट के मेन इवेंट में ये हुआ है। लेकिन ये हुआ है, इससे कोई अट्रैक्ट नहीं होने वाला। और ब्रायन डैनियल्सन उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा नहीं। और मैच के बाद बाहर आते हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड, और यहाँ पे रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट स्पेशल गेस्ट थे इस मेन इवेंट में, वो कमेंट्री पर थे। तो एट द एंड वो मोमेंट अच्छी थी जहां स्टीमबोट ने हैंड रेस करा जैरेट और डैनियल्सन का। लेकिन स्वर्व स्ट्रिकलैंड आते हैं और वो कहते हैं आज यहाँ पे 3 लेजेंड है, एक है रिकी स्टीमबोट, एक है जेफ जैरेट और एक है स्वर्व स्ट्रिकलैंड। वो डैनियल ब्रायन को इसके अंदर काउंट नहीं करते और कहते हैं ऑल इन के अंदर मेरे को एक ऑनर होगा डैनियल ब्रायन या ब्रायन डैनियल्सन को रिटायर करने का, और वो कहते हैं कि अब मैं एक लेजेंड बन चुका हूं। इतना भी वो बोलते हैं एक बार फिर से कि ब्रायन की जो बॉडी है वो होल्ड अप नहीं कर पाएगी, और जब मैं उसको हराऊंगा तो लोग शॉक हो जाएंगे क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन मुझे भी एक रन चाहिए, मुझे भी एक प्रैक्टिस चाहिए ब्रायन के मैच से पहले, और व्हीलर यूटा को वो चैलेंज करते हैं यहाँ पे जो ब्रायन के साथ में खड़े थे। और नेक्स्ट वीक वो मैच होगा, और बोलते हैं स्वर्व यहाँ पे ब्रायन को कि नेक्स्ट वीक तू रिंग साइड बैठियो, फ्रंट सीट व्यू लियो मेरे मैच का, ताकि तुझे पता लग जाए दैट हु इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन ऑल एलीट रेसलिंग। तो अब मैं आपको फाइनल ओपिनियन देता हूं आज के शो के बारे में, और जैसा कि मैं बोल रहा हूं ऑल इन के बाद एक वीडियो अलग से बनाऊंगा AEW के ऊपर। लेकिन ये ब्रायन डैनियल्सन और स्वर्व स्ट्रिकलैंड, MJF एंड विल ऑस्प्रे, मराया मे एंड टोनी स्टॉर्म, सिर्फ ये 3 ऐसी स्टोरी लाइंस थी इस पूरे शो में, और पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा ही चल रहा है जिसमें मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं और देखना चाहता हूं कि ऑल इन में क्या होगा। उसके अलावा आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं, ट्रियोस चैंपियनशिप ये वो क्यों मैं रिव्यू में नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है, और आई डोंट थिंक कि आप लोगों को उसको सुन के कुछ ऐसे इतना मजा आ जाएगा, और या फिर अगर मैं नहीं भी बता रहा तो आप कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या ये 2 हफ्तों में इस पेपर व्यू की हाइप बाकी स्टोरी लाइंस में अच्छी बन सकती है या फिर नहीं, बिकॉज जो 3 मैंने मेंशन करी उसके लिए तो मैं ऑलरेडी सोल्ड हूं और मैं वेट कर रहा हूं मैच के लिए एट ऑल इन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस भी साथ साथ मुझे AEW के बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर देते रहें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।